हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप अच्छे होंगे, मज़े कर रहे होंगे और साथ ही साथ पढ़ाई भी कर रहे होंगे। जैसे कि मैंने वादा किया था पिछले वीडियो में कि मैं मंगलवार से यानी परसों का वीडियो था अगर, तो कल से मुझे वीडियोस डालने थे 9th और 10th का। लेकिन अब क्या है ना कि प्रकृति के ऊपर हम लोग का कोई वो नहीं है, अधिकार नहीं है। कल बहुत तेज़ बारिश हो रही थी, नेटवर्क अनस्टेबल था और लाइट भी उस टाइप का नहीं था कि मतलब वीडियो शूट किया जा सके। इस कारण से थोड़ा सा एक दिन लेट हो रहा है, क्षमा प्रार्थी है इसके लिए। तो चलिए बिना लेट किए हुए हम लोग देखते हैं। जैसे कि मैंने उस वीडियो में बताया था आपको कि क्लास 9th और 10th का एक वीडियो डाला जाएगा, उसके अनुसार अभी क्लास 10th का ये वीडियो है। तो 10th में आपको क्या पढ़ना है, सिलेबस आपका क्या है, ये सब चीज़ें आई थिंक आपको पता होंगी, क्योंकि आपका क्लास लगभग अप्रैल से आप अगर बैच स्टार्ट किए होंगे तो ये आपका जून चल रहा है, ठीक है। अप्रैल मई जून तीसरे महीने में है, तो इतना आप ज़रूर जानते होंगे कि आपको पढ़ना क्या क्या है ना। थोड़ा सा मैं बता रहा हूँ आपको कि आपको सिलेबस को लेके थोड़ा सा अभी समस्या है। पिछले साल क्या हुआ था, जब कोरोना आया था तो कुछ सिलेबस को चेंज किया गया था, जैसे हर चैप्टर से कुछ पार्ट डिलीट कर दिए गए थे। अभी तक सीबीएसई ने इस बार कुछ कहा नहीं, उस डिलीटेड पोर्शन से ही काम चलाया जाना है या आपको फिर कुछ नया करना है, या वही जो पहले से जो सिलेबस था वो चलेगा, मतलब डिलीटेड पोर्शन नहीं चलेगा। इसके बारे में कुछ कन्फर्मेशन नहीं है। तो हम आपको क्या करेंगे कि सब पढ़ाएंगे, मतलब डिलीटेड पोर्शन भी आपको हम पढ़ाएंगे। अगर आए तो अच्छी बात है, नहीं आए तो भी कोई बात नहीं है, पढ़ेंगे तो कोई समस्या नहीं है। कि जो चीज़ें इसमें पढ़नी है ये आगे भी कामयाब हैं आपके लिए, भले वो डिलीट हो गई हो तो क्या दिक्कत है ना। तो आप सब कुछ पढ़ेंगे, कुछ भी हम लोग छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। तो देखिए क्लास 10th का पहला चैप्टर जो है वो आप जानते हैं रियल नंबर है। क्या है जी? रियल नंबर्स, ठीक है। चैप्टर का नाम तो आप जानते होंगे, चैप्टर का नाम रियल नंबर। अब रियल नंबर किसको कहते हैं, तो ये 10th के बच्चे हैं, आप इतना तो आपको पता ही होना चाहिए कि रियल नंबर किसको बोलते हैं भाई। द कम्बिनेशन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर इज नोन एज रियल नंबर, ठीक है। तो रियल नंबर इसको बोलते हैं। अब रेशनल में क्या कैसे होता है, इरेशनल क्या आता है, इन सब चीज़ें को आप पहले से डिस्कस कर चुके हैं क्लास 9th में, और उनका कोई खास यहाँ यूज़ नहीं है, तो हम टाइम पास करने के लिए उनका जिक्र नहीं करेंगे, ठीक है। रेशनल के बारे में थोड़ा सा इतना जान जाइए कि जो नंबर p/q के फॉर्म में हो और q नॉट इक्वल टू 0 हो, उसको हम क्या बोलते हैं जी? रेशनल नंबर, ठीक है। और जो नंबर ऐसा हो कि रूट के फॉर्म में हो, ठीक है, 0.10100000 ऐसे करके डेसिमल फॉर्म में हो, तो अगर मतलब डेसिमल फॉर्म ऐसा हो कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग फॉर्म में हो, तो उस तरह के मतलब नंबर्स को भी हम कहते हैं कि इरेशनल नंबर है। या रूट में होने का मतलब सिर्फ √2 हो, इस टाइप का हो, कोई ज़रूरी नहीं है। कोई भी नंबर रूट में हो और बाहर ना आ सके। अगर मान लीजिए 4 ही रूट में है बट यहाँ क्यूब रूट है तो भी ये बाहर नहीं आएगा, ये भी एक इरेशनल नंबर है ना। और जब इन सब चीज़ों को मिला देते हैं तो हमको जो बनता है वो क्या बनता है? रेशनल और इरेशनल का कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है जी? रियल नंबर। क्लास 9th में आपने किसी नंबर को दिखाना सीखा था कि ये रेशनल नंबर कैसे है, दिखा दी कि रेशनल नंबर। इससे आपको क्वेश्चन मिलता था कि 0.124 ये एक रेशनल नंबर है, दिखा दीजिए, ठीक है। तो आपको ये कैसे दिखाते थे, याद करिएगा। आप काटते थे पॉइंट को तो 1 हो जाता था, इसके नीचे 3 जीरो लगाते थे, इसको सॉल्व करके p/q के फॉर्म में लाते थे, q नॉट इक्वल टू 0 हो जाता तो कहते थे कि क्या है जी? एक रेशनल नंबर है। 10th में आपको इरेशनलिटी प्रूव करना सीखना है, किसी नंबर को इरेशनल प्रूव करना सीखना है ना। तो रेशनल में जो पढ़ना है आपको इरेशनलिटी दिखाना है, इससे मतलब आपको क्वेश्चन मिलेगा सो डैट √2 इज एन इरेशनल नंबर। अगले एक्सरसाइज में आगे पढ़ेंगे हम लोग इस चैप्टर में, तो जहाँ भी आएगा वहाँ हम लोग पढ़ेंगे। इस एक्सरसाइज में क्या पढ़ना है, कौन सा एक्सरसाइज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं? एक्सरसाइज 1.1, ठीक है। तो इस एक्सरसाइज में हमको क्या पढ़ना है, तो इसमें 2 टॉपिक आपको पढ़ना है।
फर्स्ट एक्सरसाइज 1.1 में सिर्फ 2 ही टॉपिक आपको पढ़ना है। एक है यूक्लिड डिवीजन लेमा और एक है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। ठीक है, यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या है, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या है, ये आपको पहली बार ये नाम आपको सुनने को मिल रहा है। ये चीज़ क्या है, इसके अंदर में है क्या, ये आपको पढ़ाएंगे तो आपको समझ में आएगा ना, ये तो हम पहले से जानते थे। ठीक है, लेकिन नाम जब आप पहली बार सुन रहे हैं तो थोड़ा सा आपको हेजिटेशन लग रहा हो, क्या रही है क्या है, पहली बार क्या पढ़ने को मिल रहा है। ठीक है, चलिए एक एक करके समझते हैं क्या क्या है यूक्लिड डिवीजन लेमा और यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। सबसे पहले जानते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा, तो हम तब न जानेंगे जब हम पहले जाने कि लेमा क्या है भाई, है ना। तो सबसे पहला टॉपिक आपकी क्लास का ये होना चाहिए कि लेमा क्या है, लेमा। ठीक है, देखिए कहते हैं कि अ लेमा इज ए प्रूवन स्टेटमेंट used for proving another statement। लेमा क्या है, एक प्रूव किया हुआ स्टेटमेंट है, उसके हेल्प से किसी दूसरे स्टेटमेंट को प्रूव किया जाता है। मतलब लेमा मिलेगा उसको प्रूव करने की आवश्यकता नहीं है, उस लेमा के इस्तेमाल से किसी दूसरे स्टेटमेंट को हम लोग प्रूव करेंगे। कोई क्वेश्चन मिलेगा उसमें जब लेमा का हम इस्तेमाल करेंगे तो क्वेश्चन प्रूफ होगा। जो लेमा होता है उसको प्रूव करने की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, लेमा कई तरह का होता है, जैसे कुछ एग्जाम्पल आपको बता देते हैं। जैसे होता है एबल्स लेमा, ठीक है, जैसे होता है अभयंकर्स लेमा, जैसे होता है आर्किमिडीज लेमा, आर्किमिडीज लेमा। और ये तो आप जो आपका नाम लिए थे इसके पहले वो तो जानते ही हैं आप, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, ETC बहुत है, इतना सारा ये सब होते हैं। इसमें आपको जो पढ़ना है वो पढ़ना है आपको यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। ठीक है, तो इसके बारे में आप चर्चा करते हैं कि यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या है। इन सब के बारे में आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, देखिए यूक्लिड्स डिवीजन लेमा क्या है। कहते हैं कि फॉर एनी 2 इंटीजर्स A and B, there exist two unique whole numbers Q and R such that A is equal to BQ plus R, where 0 is less than is equal to R is less than B। अब ये क्या है भाई, तो देखिएगा यूक्लिड डिवीजन लेमा में ना जितनी चीज़ें इसमें लिखी गई हैं समझिए तो उतनी चीज़ें छिपाई भी गई हैं। कहिएगा सर जब सब लिख ही दिया गया तो छिपाने की क्या बात है। देखिए ध्यान से पढ़िए, आपको बताते हैं इसमें क्या क्या चीज़ छिपाया गया है। फॉर एनी 2 इंटीजर्स A एंड B, इसमें कहीं इस बात का जिक्र है क्या कि A और B में A कैसा B कैसा, नहीं जिक्र नहीं है, लेकिन जिक्र होना चाहिए था। यहाँ पे ये होना चाहिए था कि A को बड़ा होना चाहिए B से। यही RD में पढ़ेंगे तो वहाँ इस बात का जिक्र होता है, यहाँ नहीं है। RS वगल पढ़िएगा नहीं है, NCERT पढ़िएगा नहीं है। A और B इन दोनों में क्या होना चाहिए, A को बड़ा होना चाहिए किससे जी, B से। दूसरी बात एक और चीज छिपाई गई है, A बड़ा होना चाहिए B से और A को डिवाइड भी होना चाहिए B से। A को किसे डिवाइड करना हो, B से। उस कंडीशन में 2 होल नंबर्स Q और R हम ऐसे फाइंड जरूर कर सकते हैं जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे, A इज इक्वल टू BQ प्लस R। पहले हम इसको समझेंगे फिर इसको समझेंगे, आसानी से समझेंगे, कोई जल्दीबाजी नहीं है, है ना। धीरे धीरे हर चीज़ समझ में आएगा। देखिए
चलिए कोई दो इंटीजर्स ले लेते हैं। सपोज करिएगा कि हमने ले लिया 6 और 5, ठीक है। तो भाई इसमें बड़ा कौन है? 6। छोटा कौन है? 5। डिवाइड करना है, किसको किससे डिवाइड करना है? ए को डिवाइड करना है बी से। ए बड़ा होना चाहिए, बी छोटा होना चाहिए। डैट मीन्स या हम ए मान सकते हैं 6 को, बी मानना पड़ेगा किसको जी? 5 को। डिवाइड करिएगा, किसको किससे डिवाइड करना है? 6 को डिवाइड करना है 5 से। करिए डिवाइड, तो 5 को 6 से डिवाइड करिए, 5 1 जा 5, रिमाइंडर कितना बच गया जी? 1। देखिए तो क्या ऐसा लिखा जा सकता है? ये है 6 = 5 × 1 + 1, क्या ऐसा हम लिख सकते हैं? देखिए 5 × 1 तो 5 + 1 कर देंगे तो 6 = 6 सही है, कोई समस्या नहीं है। तो हो तो गया A = BQ + R। ऐसा ही कोई और भी एग्जांपल ले लीजिए। मान लीजिए कि 7 को डिवाइड करने जा रहे हैं हम 2 से। 2 से डिवाइड करिएगा, 2 3 जा 6, रिमाइंडर 1 लिखिए। तो 7 = लिख सकते हैं 2 × 3 + 1 हो सकता है। देखिए ये है A का वैल्यू, ये है B का वैल्यू, ये हो गया Q, ये हो गया R। इस वाले में देखेंगे तो A है ये का वैल्यू, ये B का वैल्यू, ये Q का वैल्यू और ये R का वैल्यू। तो हर बार जब कभी भी कोई दो नंबर लीजिएगा, एक को बड़ा वाला को ये छोटा वाला को भी मान के डिवाइड करिएगा बड़ा वाला को छोटा वाला से, उस कंडीशन में कोई दो नंबर जरूर आप फाइंड कर सकते हैं जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे, जहाँ पे क्या होना चाहिए? A = BQ + R। ये हमेशा आएगा, कन्फर्म है। अच्छा, उसके बाद फिर यहाँ भी कुछ बता रहा है। क्या बता रहा है जी? 0 से बड़ा या बराबर होगा R, छोटा होगा किससे जी? B से। अब ये R क्या है तो समझिए ध्यान से। अब छोटे क्लास में पढ़ते हुए आ रहे थे, जब एक बड़े नंबर को छोटे नंबर से डिवाइड करते थे तो जिससे डिवाइड करते हैं उसको बोलते हैं डिवाइजर, जिसको डिवाइड करते हैं उसको बोलते हैं डिविडेंड, ये जो आता है उसको बोलते हैं कोसेंट, और सबसे नीचे वाले को क्या बोलते हैं जी हम लोग? रिमाइंडर। यहाँ भी वही बात है। ये जो A है ना, अभी लिखेंगे इसके नीचे, इसको यूक्लिड डिवीजन लेमा को ना बस थोड़ा स्टैंडर्ड क्लास में आप आए हैं ना, 10th में आ गए हैं तो थोड़ा नाम बदल गया। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? यूक्लिड डिवीजन लेमा। अदरवाइज ये प्रॉपर्टी आप बहुत पहले से पढ़ते हुए आ रहे हैं। क्या पढ़े थे? डिविडेंड = डिवाइजर × क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर। ये याद करिए, आपको प्रूव करने के लिए मिलता था। क्वेश्चन बोलता था कि डिवाइड करिएगा इस नंबर को इससे, फिर वेरीफाई करके दिखाइए डिविडेंड = डिवाइजर × क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर। तो यहाँ भी वही हो रहा है। ये हो गया डिविडेंड = डिवाइजर × क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर। ये थोड़ा सा कंडीशन जो है इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं हम लोग। चलिए, तो ये इसको हम थोड़ा सा मिटा देते हैं और एक ही किसी नंबर से डिवाइड करके दिखाते हैं आपको। मान लीजिए कि हम डिवाइड करना चाहते हैं 2 से 4 को, तो 2 2 जा 4 कट गया। 2 से 5 को, 2 2 जा 4, रिमाइंडर 1। 2 से 6 को, 2 2 जा 2 3 जा 6 कट गया। 2 से 7 को, 2 3 जा 6, रिमाइंडर 1। ऑब्जर्व करिएगा यहाँ पे 2 से जब डिवाइड कर रहे हैं तो एक बार रिमाइंडर आ रहा है 0, एक बार रिमाइंडर आ रहा है 1, एक बार रिमाइंडर आ रहा है 0, फिर रिमाइंडर आ रहा है 1। इसके बाद दुनिया का कोई भी नंबर लेकर रखिएगा, कहीं भी आप चेक करके देखिएगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर या तो 0 आएगा या तो 1 आएगा। क्या ऐसा कोई पॉसिबल नंबर है जिसको डिवाइड करे 2 से तो रिमाइंडर 0 और 1 को छोड़ के कुछ और आए? नहीं है, इम्पॉसिबल बात है ऐसा। तो देखिए ना, इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। यहाँ कोई भी नंबर रखिएगा एक जगह पे, डिवाइड किससे करना है जी? 2 से। तो उस कंडीशन में क्या हो रहा है, तो 0 से 0 के बराबर भी आ रहा है। देखिए यहाँ पे 2 से 4 को डिवाइड किया 0 आया ना जी, 1 भी आ रहा है, यानी 0 से बड़ा भी आ रहा है। लेकिन जो ये आपका डिवाइजर है 2, उसके बराबर कहीं नहीं आ रहा है। देख रहे हैं, उससे हमेशा क्या आ रहा है? छोटा। तो आप समझ सकते हैं। अब आपसे पूछे ना कि किसी नंबर को सपोज करिएगा 5 से डिवाइड करना है, डिवाइड करने वाला मान लीजिए 5 से अगर डिवाइड कर रहे हैं तो जिसको डिवाइड करते हैं उनको 5 से बड़ा ही होगा। ए का वैल्यू कभी भी 20 से बड़ा रखना है, ये तो आपको बताए हैं। यहाँ पे देख लीजिए, कोई भी नंबर है, दुनिया का कोई भी नंबर 5 से बड़ा है, डिवाइड करना है 5 से, रिमाइंडर क्या आ सकता है? तो इस चीज़ को सोचिए और फिर बताइए। तो पता है आपके दिमाग में एक बात जरूर आएगा, क्या रिमाइंडर आएगा भाई? 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, इससे ज़्यादा नहीं आ सकता है। अधिक से अधिक क्या आएगा? 0 से लेके 4 तक। किसी नंबर को 7 से डिवाइड करना हो तो क्या आएगा? 0 1 2 3 लेके कहाँ तक चला जाएगा जी? 6 तक। 7 तो नहीं आएगा। डिवाइजर के बराबर रिमाइंडर कभी नहीं आता है।
ये बात क्लियर हो गया। तो यही है आपका यूक्लिड डिवीजन लेमा। और इसी लेमा को ना अगर हम छोटे क्लास के अनुसार लिख दें तो वी कैन से डेट, ऐसे कह सकते हैं, यहाँ पे लिख दे रहे हैं, वी कैन राइट एज, ये हो जाएगा डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। डेट मीन्स डिविडेंड ए है, डिवाइजर बी है, कोसेंट क्यू है और रिमाइंडर आर है। ये है आपका यूक्लिड डिवीजन लेमा। अब रही बात कि भाई इसका इस्तेमाल कहाँ होता है, किन क्वेश्चन को बनाने में यूक्लिड डिवीजन लेमा का इस्तेमाल करते हैं, तो इसके बारे में चर्चा करते हैं। पहले इसको आप लोग राइट डाउन करिए, ठीक है, तब फिर इसके बाद हम बताते हैं कि यूक्लिड डिवीजन लेमा का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है। इसको उतारिए आप लोग। चलिए, अभी मैंने आपको बताया कि देखते हैं लेमा का इस्तेमाल कैसे क्वेश्चंस में किया जाता है। तो देखिए, आपके एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 1 है। इस वजह से तो एक्साइज में भी क्वेश्चन है, बट हम चाह रहे हैं कि सबसे आसान क्वेश्चन जो हो वहाँ से हम लोग स्टार्ट करें लेमा का इस्तेमाल, ठीक है। सबसे आसान कोई क्वेश्चन है लेमा के इस्तेमाल से बनने वाला, तो ये क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, सो दैट every positive even integer is of the form 2q and that every positive odd integer is of the form 2q plus 1 where q is any integer। पहले मोटा मोटी इतना आप समझ लीजिए कि किसी क्वेश्चन में so that this number is of the form this, कुछ ऐसा बोला हो किसी क्वेश्चन में, तो वहाँ हम इस्तेमाल करेंगे किसका, लेमा का। किसी भी क्वेश्चन में फॉर्म दिखाने की बात जहाँ भी आएगी ना, वहाँ किसका इस्तेमाल होगा, लेमा। ये बात अपने दिमाग में बैठा लीजिए, ठीक है। फिर देखिए यहाँ जनरलाइज टर्म का इस्तेमाल किया जाता है। कहा है कि दुनिया में जितने भी इवन इंटीजर होते हैं किस फॉर्म में होते हैं, 2q के फॉर्म में, और दुनिया में जितने भी ऑड इंटीजर होते हैं वो किस फॉर्म में होते हैं, 2q plus 1 के फॉर्म में, जहाँ पे q क्या भाई, तो कोई भी इंटीजर हो सकता है। ये क्या कह रहा है, प्रूफ बाद में करेंगे, पहले थोड़ा समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए 8 को आप ऐसे लिख सकते हैं क्या, 2 into 4, बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। 2 into 4 8 ही होता है। अच्छा, इसको ऐसे कर सकते हैं 2 into q, वेयर जहाँ हमने क्या किया ना कि q के बदले में 4 को मान लिया, ऐसे मतलब जहाँ 4 था वहाँ क्या मान लिया। अच्छा, 4 कोई इंटीजर है कि नहीं है, है ना जी, तो क्या मान सकते हैं, उसके बदले में q मान सकते हैं। कहा है ना q कोई भी इंटीजर हो सकता है। 10 ले लीजिए, 10 लीजिएगा तो 2 into 5 लिख सकते हैं, फिर 2q हो गया। इस बार q का वैल्यू 4 ना होकर कितना है जी, 5 है। ऐसे ही आप कोई भी नंबर ले लीजिए, उसको आप देखिएगा ना 2 into किसी नंबर के फॉर्म में लिख सकते हैं। कोई भी नंबर होगा 2 into के फॉर्म में, तो वहाँ आप 2 into q कह सकते हैं। ऐसे ही इवन नंबर ले लीजिए भाई, इवन उस ऑड ले लीजिए। इवन आप जानते हैं इवन उसी को बोलते हैं इसमें 2 होता है, और जब 2 होता है 2 into q के फॉर्म में तो लिख ही सकते हैं। इवन की बात करते हैं तो जब आप जानते हैं कि ऑड ऑड की बात करते हैं तो आपको जब पता है कि ऑड जो होते हैं इवन से एक ज़्यादा होते हैं, तो जब ऑड को इवन को हम 2q के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो ऑड को 2q plus 1 नहीं लिख सकते हैं। या ऐसे देखना हो तो चलिए 11 देख लेते हैं। 11 को ऐसे लिख सकते हैं क्या, 2 into 5 plus 1 हो सकता है। 2 इस 5 के बदले में q plus 1, तो हो तो क्या जी 2q plus 1, जहाँ हमने q कितना के बदले माना था, 5 के बदले में। मान लीजिए आप लिखना चाहते हैं 13 को, ठीक है, 13 को हम लिख सकते हैं 12 plus 1, 2 into 6 plus 1, 2q plus 1। जाहिर सी बात है, अब इस बार q के बदले में कितना को माने थे हम, 6 को। तो कह रहा है ना कि ये ऐसा क्वेश्चन जो भी आता है वो कहता है कि जनरलाइज टर्म दुनिया का हर इवन 2q होता है, दुनिया का हर और 2q plus 1 होता है, जहाँ पे q क्या है, कोई इवन नंबर है ना। अब देखिए कि इसको प्रूफ कैसे करते हैं, शो कैसे करते हैं कि भाई ये ऐसा ही होगा। तो एक क्वेश्चन में सीख लेना है कि तरीका क्या है, बाकी सारे क्वेश्चंस लगभग एक ही जैसे होते हैं, लेमा के आसान क्वेश्चन होते हैं, कोई समस्या नहीं होती है। चलिए देखिए प्रूफ इसका। सबसे पहली बात कि कोई नंबर मिलेगा तब न दिखाइएगा कि इवन है कि ऑड है, कोई नंबर चाहिए ना। तो जब कोई भी क्वेश्चन लेमा का आता है, सबसे पहले एक आर्बिट्ररी नंबर कोई मान लेते हैं, कोई ऐसे इंटीजर मान लेते हैं। इंटीजर होगा तब न इवन या ऑड की बात करेंगे। तो मान लेंगे लेट n be any positive integer,
n क्या है, कोई पॉजिटिव इंटीजर है। अब तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें मानेंगे लेट n बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। n क्या है, इवन और ऑड तब ना हम प्रूव करेंगे जब हमको पहले पता हो कि ये कोई नंबर है। तो मान लीजिए n कोई इंटीजर है। अच्छा अब देखिए किसी नंबर को इवन या ऑड प्रूफ कैसे करते हैं हम, उसको डिवाइड किससे करते हैं जी, 2 से। 2 से डिवाइड करते हैं, कट जाता है तो इवन है, नहीं कटता है तो ऑड है। ठीक है, तो इसमें करते ही ऐसे हैं, लिखेंगे ऑन डिवाइडिंग n/2, n को डिवाइड कर रहे हैं 2 से, मानते हैं कि कोई क्वोशंट आ रहा है, लेट q बी द क्वोशंट एंड r बी द रिमाइंडर। हमने मान लिया कि q कोई क्वोशंट है और r क्या है जी, रिमाइंडर है ना। अब देखिए यहाँ थोड़ा सा ध्यान देना होता है, डिवाइड करते वक्त 2 से हमने डिवाइड किया था ना, तो एक्चुअली 2 से ही क्यों डिवाइड किए थे और यहाँ क्वोशंट क्यों ही क्यों माने थे। कई क्वेश्चन में ऐसा होगा कि यहाँ क्यू ना मान के हमको m मानना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन क्या है, जैसे यहाँ पूछा था ना कि दुनिया के जितने नंबर होते हैं इवन सब 2q के फॉर्म में होते हैं। तो ये नंबर जो माने थे n, इसको ही एक बार हम इवन दिखाएंगे, एक बार और दिखाएंगे। तो अगर इस n को हम इवन दिखाएंगे तो n को हमें किसके बराबर लेके आना होगा, जाहिर सी बात है, देखिए ध्यान से, इस 2q के बराबर लेके आना होगा। और अगर n को 2q के बराबर लेके आना है इवन दिखाने के लिए, तो उस कंडीशन में ये हो गया डिविडेंड। डिवाइजर कितना है हमारे पास, 2 है, इसीलिए 2 से डिवाइड किया है। दूसरी बात, क्वोशंट क्या है, तो q है, तो क्या माने हैं, यहाँ पे q ही माने हैं। अगर क्वेश्चन में ऐसा होता ना कि दिखाइएगा कि दुनिया के इतने इवन इंटीजर होते हैं, 2q ना कह के 2m के फॉर्म में कहा होता है कि 2m होते हैं, यहाँ पे 2m+1 होता है ऑड नंबर, तो उस कंडीशन में क्वोशंट को q नहीं मान के हम m मानते। ये डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। ठीक है, यहाँ अगर m पूछा होता तो m मानते, कोई q पूछा है तो q मानते। 2 ही क्वेश्चन ऐसा है जो इसमें पढ़ेंगे तो हम बताएंगे आपको, एक्सरसाइज 1.1 का चौथा और 5वां क्वेश्चन, जिसमें जो कहा जाता है वो न मान के उससे अलग कुछ माना जाता है। अदरवाइज यहाँ जो दिखाना है वही माना जाता है। यहाँ क्वेश्चन की जगह पे q है तो हमने क्वेश्चन को q ही माना है। ठीक है, अब देखिए हमने मान दिया, क्या चीज़ माने हैं कि n कोई इंटीजर है, इसको 2 से डिवाइड कर रहे हैं, क्वोशंट q है, रिमाइंडर क्या है जी, r है। अब लेमा क्या कहता है, देयरफॉर बाई यूक्लिड्स डिवीजन लेमा वी हैव, यूक्लिड डिवीजन लेमा लगाइए और देखिए वहाँ क्या कहता है। यूक्लिड डिवीजन लेमा कहता है डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। डिविडेंड क्या है हमारे पास, किसको डिवाइड कर रहे हैं, n को, n इज इक्वल टू डिवाइजर किससे डिवाइड कर रहे हैं, 2 से। क्वोशंट कितना क्वोशंट है भाई, q। रिमाइंडर कितना है जी, r। वेयर यहाँ ये वाला जो कंडीशन है ना, ये हमेशा लगाते हैं, क्या कहता है, 0 से बड़ा या बराबर होना चाहिए r को। r की जगह पे तो भाई हमारे पास r ही है, लेकिन छोटा होना चाहिए b से, और b क्या था, तो डिवाइजर था। लेमा याद करिए, डिवाइजर, और हमारे पास डिवाइजर का काम कौन कर रहा है, 2। चलिए एक स्टेप और बढ़ाते हैं, n इज इक्वल टू 2q प्लस r वेयर। अब बताइएगा, हमने आपको सिखाया था कि जब किसी भी नंबर को किसी दूसरे नंबर से डिवाइड करते हैं, उसके छोटे नंबर से, उससे छोटे नंबर से, तो रिमाइंडर क्या आता है, तो डिवाइजर से हमेशा छोटा आता है। भाई 2 से डिवाइड कर रहे हैं, रिमाइंडर क्या क्या आ सकता है, तो रिमाइंडर आ सकता है एक बार 0 और एक बार क्या चीज़ 1, यही 2 नंबर आ सकता है। डिवाइजर के बराबर रिमाइंडर तो कभी नहीं आता है, यानी रिमाइंडर एक बार 0 हो गया और एक बार क्या हो गया, 1। अब क्या करेंगे ना कि इसमें हम एक बार r की जगह पे 0 पुट करेंगे और एक बार r की जगह पे क्या पुट करेंगे, 1, यानी 2 केसेस बनते हैं। केस फर्स्ट, व्हेन r इज इक्वल टू 0, देन थोड़ा देखिएगा उस कंडीशन में जो ये इंटीजर है n, इसका वैल्यू क्या हो रहा है। जब इसमें पुट करिएगा q r की जगह पे 0, तो ये हो जाएगा 2q। और देख लीजिए, ये तो शुरू में ही आपको प्रूव करके दिखाए थे, एग्जाम्पल की तरह दिखाए थे
कि दुनिया के कोई भी नंबर अगर उसमें 2 होता है, अगर उसमें एक फैक्टर 2 है तो जाहिर सी बात है कि ये इवन होगा। देख लीजिए 8 है, 8 को 2 इंटू 4 लिख सकते हैं, 2 से डिवाइड करेगा 2 2 कट जाएगा, 4 बचेगा। भाई कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है तो ये इवन नंबर है। कोई भी 12 है, 2 इंटू 6 है, ये पता नहीं डिवाइड होता है कि नहीं होता। अगर हमको नहीं कुछ पता है, इतना सिर्फ पता हो कि यहाँ 2 है, 2 से 2 कटा देंगे 6 बचेगा, कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है, ये इवन नंबर है। तो यहाँ 2n इजकल टू अगर 2q आ रहा है तो फिर कुछ नहीं करना होता है, लिखते हैं क्लियरली n इज एन इवन इंटीजर। n क्या है भाई? इवन इंटीजर है ना जी। फिर देखिएगा केस सेकंड व्हेन r इज इक्वल टू 1, देन जब r का वैल्यू 1 होगा तब क्या होगा? उस कंडीशन में यहाँ देखिए, यहाँ पुट करिए r की जगह पे 1, तो ये क्या बन जाएगा? n इज इक्वल टू 2q प्लस 1। और n इज इक्वल टू 2q प्लस 1 जब आया तो जब 2q इवन है तो भाई उसमें 1 जोड़ेंगे तो ऑड ही बनेगा। क्लियरली लिख सकते हैं, क्लियरली n इज एन ऑड नंबर, ऑड इंटीजर। अब देखिए एक बार n का वैल्यू 2q के फॉर्म में आया तो इवन हो गया, एक बार n का वैल्यू 2q प्लस 1 के फॉर्म में आया तो ऑड हो गया। तो कह सकते हैं लास्ट में हैंस, लास्ट में लिखा जा सकता है हैंस। और हैंस के बाद देखिए ये सो डेट हटा दीजिए और बाकी सारी चीज़ें लिख दीजिए। मतलब क्या लिखिए? हैंस every positive even integer is of the form 2q and that every positive odd integer is of the form 2q plus 1 where q is, मतलब हमने प्रूव कर दिया ना भाई। तो हैंस लिख के उसके बाद बाकी सारी चीज़ें लिख देते हैं। आई होप समझ में आया होगा। अगर कहीं दिक्कत होता है किसी भी क्वेश्चन में तो आप हमको कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। मेरा नंबर है यूट्यूब पे, आपको कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, किसी भी तरीके से आप संपर्क करके उस चीज़ को समझ सकते हैं कि भाई यहाँ पे हमको समझ में नहीं आया। ठीक है, तो ये था यूक्लिड डिवीज़न लेमा का एक एग्जाम्पल। ठीक है, इसको मिटाते हैं, थोड़ा सा आप लोग इसको राइट डाउन करिए, फिर उसके बाद देखते हैं यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम। चलिए, यूक्लिड डिवीज़न लेमा हमने पढ़ लिया, अब हमें पढ़ना है यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम। लेमा पढ़ लिया मतलब आप ये मत समझिएगा कि लेमा ख़त्म हो गया। लेमा क्या है जान गए, एक एग्जांपल जान गए कि लेमा का इस्तेमाल कैसे करते हैं, फिर थोड़ा सा यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम पढ़ लेते हैं, एक उसका भी क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, और तब उसके बाद जैसे एक्सरसाइज में क्वेश्चन है लाइन बाय लाइन पढ़ लेंगे। ठीक है, क्योंकि टॉपिक, मेरा आदत ये है, मैं जब पढ़ाता हूँ तो मैं ऐसे ही पढ़ाता हूँ कि टॉपिक पढ़िए, एक एक्सरसाइज में जितनी थ्योरी है उतना पढ़ लीजिए। ठीक है, उस पर एक एग्जाम्पल पढ़ लीजिए, थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। फिर जब एक्सरसाइज से क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे तो जो पहले से आप पढ़े हुए हैं उस मेमोरी का इस्तेमाल करिए, यहाँ लगाइए कि भाई जो पढ़े थे वो यहाँ इस्तेमाल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और वहाँ जब समझ में आने लगे तो समझिए कि आपका पढ़ा हुआ क्या बोलते हैं कि कंप्लीट हो रहा है, मतलब आपका पढ़ा फ़ायदा कर रहा है। वो गोली खाते हैं तो फिर अपच नहीं होना चाहिए जी, पचना चाहिए ना कोई चीज़, गोली का फ़ायदा दिखना चाहिए। तो वही चीज़ है कि यहाँ पे बनना चाहिए आपसे, है ना। फिर देखिए तो यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम देखते हैं, है ना। हम लोग ऐसे ही पढ़ेंगे, हर चैप्टर का थ्योरी, हर एक्सरसाइज का थ्योरी उसी एक्सरसाइज में। ठीक है, ये नहीं कि रियल नंबर स्टार्ट किए तो सारी थ्योरी एक बार और सारे क्वेश्चन से एक बार, ऐसे नहीं पढ़ेंगे। एक एक्सरसाइज, उसकी थ्योरी, फिर उसका क्वेश्चन, फिर एक्सरसाइज, फिर थ्योरी, फिर इसका क्वेश्चन, ऐसे पढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो चलिए अब पढ़ना हमको यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम। तो पहले जानिए ना कि एल्गोरिथम क्या होता है भाई, तब ना पढ़ेंगे हम लोग एल्गोरिथम। देखिए एल्गोरिथम क्या होता है ना, कहते हैं कि एल्गोरिथम से लिख लीजिए, एल्गोरिथम्स आर कलेक्शन ऑफ well-defined steps used for solving a special type of problem, a special
टाइप ऑफ प्रॉब्लम। एल्गोरिथम्स जो होते हैं वो वेल डिफाइंड स्टेप्स के कलेक्शंस होते हैं। मतलब वेल डिफाइंड का मतलब ये होता है जिसके बारे में आप ऑलरेडी पहले से जानते हैं, कुछ कलेक्शंस हैं और उनके इस्तेमाल से किसी खास तरह के क्वेश्चंस को बनाया जाता है। वैसे तो एल्गोरिथम भी बहुत तरह का होता है, लेकिन आपको एल्गोरिथम जो पढ़ना है वो आपको यही पढ़ना है, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम्स, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। ठीक है, अब ये क्या है, तो देखिए ये भी एक वेल डिफाइंड स्टेप्स का कलेक्शन है और इसके इस्तेमाल से हम किसी दो नंबर का HCF निकालते हैं। मतलब कह सकते हैं कि दिस इज ऑल्सो अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स यूज फॉर फाइंडिंग द HCF ऑफ टू नंबर्स। मतलब कह सकते हैं शॉर्ट में इट इज यूज्ड फॉर फाइंडिंग द HCF ऑफ टू नंबर्स, टू इंटीजर्स या टू नंबर्स। देखिए HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, कहीं कहीं इसको आप लोग को याद है, कहीं कहीं GCD भी कहते हैं, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। ये पता नहीं आप जानते हैं नहीं जानते हैं। किसी क्वेश्चन में अगर ऐसा बोल देना कि GCD निकालिए तो कंफ्यूज नहीं होइएगा, HCF की बात कर रहा है। ठीक है, तो एल्गोरिथम के इस्तेमाल से क्या निकालना जाएगा हमको, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के इस्तेमाल से निकालेंगे हम लोग किसी दो नंबर का HCF। ठीक है, अब ये क्या है, जैसे लेमा होता है ना तो उसका एक स्टेटमेंट होता है, उसको लिखा जाता है A=BQ+R। इसमें कुछ खास नहीं है। इसमें क्या करते हैं, तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम को हम यूक्लिड डिवीजन लेमा के इस्तेमाल से ही बनाते हैं। मतलब इसको अगर सीखना है आपको तो उसके लिए तरीका यही है कि एक क्वेश्चन देख लीजिए, उस क्वेश्चन में कैसे बनाते हैं तरीका सीख जाइए, एल्गोरिथम आपको आ जाएगा। ठीक है, तो आप ही के एक्सरसाइज का मतलब 1.1 का पहला क्वेश्चन देखिएगा तो उसमें ही कहता है ना कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का इस्तेमाल करिए और 135 और 225 का आप निकाल के दिखाइए कि HCF कितना होता है। बुक देख लेंगे आप लोग, क्वेश्चन है पहला क्वेश्चन में दिया है नंबर 135 एंड 225, ये दो नंबर है ना। तो देखिए कैसे लिखा जाता है किसी नंबर को अगर आपको HCF निकालना है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के इस्तेमाल से। तो सबसे पहला तो आप ये कर लेते हैं कि आपको याद है लेमा बनाते वक्त, लेमा से क्वेश्चन बनाते वक्त A और B दो नंबर होते हैं जिसमें A बड़ा होता है B छोटा होता है। वैसे ही इसमें जो होते हैं दो नंबर, उसमें A को मान लेते हैं बड़े वाले को, B मान लेते हैं छोटे वाले को। तो A मान लीजिए 225 को एंड B मान लीजिए 135 को। ठीक है, ये A हो गया और ये B हो गया। अब देखिए, अच्छा किसी दो नंबर के HCF निकालना आप छोटे क्लासों में सीख के आए, आई थिंक 6-7 में सीख के आए हैं। HCF दो तरीके से आप सीखे हैं। एक तरीका है आपका फैक्टराइजेशन मेथड और एक तरीका है आपका डिवीज़न मेथड, है ना। तो थोड़ा सा हम आपको चाह रहे हैं कि डिवीज़न मेथड से इसका HCF निकालिए और थोड़ा हमको बताइए कि कितना होता है। चलिए ट्राई करते हैं। 135 को आपको याद होगा, डिवीज़न मेथड से HCF निकालते वक्त छोटे नंबर से बड़े वाले नंबर को डिवाइड किया जाता है और तब तक डिवाइड किया जाता है जब तक पूरा का पूरा कट ना जाए, डैट मीन्स रिमाइंडर 0 ना आ जाए। 135 से डिवाइड करते हैं 225 को, एक बार में डिवाइड करेंगे 135 घटा देंगे 90 होगा, 135 90 1 जा 90 कटा देंगे 45 होगा, 45 2 जा 90 कट गया, पूरा का पूरा कट गया। देयरफॉर HCF ऑफ 135, 225 इज इक्वल टू कितना हो गया बाबू 45। ये डिवीज़न से निकल गया HCF। ठीक है, अब यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के इस्तेमाल कैसे करेंगे, ठीक है। A और B मान लिए। अब ना हमको करना क्या है ना कि ये जितने स्टेप में डिवाइड हुआ है उन हर स्टेप को लेमा के इस्तेमाल से लिखना है। कैसे भाई, देखिएगा, लिखेंगे यहाँ पे देयरफॉर बाय यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम वी हैव, फर्स्ट डिवीजन में हर बार याद करिए एल्गोरिथम
लेमा जो कहता है ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। डिविडेंड कितना है हमारे पास 225, डिवाइजर कितना है हमारे पास 135, क्वोशिएंट कितना है हमारे पास 1, रिमाइंडर कितना है जी 90। अगले स्टेप में ये जो रिमाइंडर था वो डिवाइजर बन गया, जो डिवाइजर था वो डिविडेंड बन गया, उसको फिर लिखिए 135 इज इक्वल टू, इस डिवीजन को देख के लिख रहे हैं 90 इंटू 1 प्लस 45। फिर यहाँ आ जाइए, फिर इसको देख के लिखिए 90 इज इक्वल टू 45 इंटू 2 प्लस 0। लास्ट स्टेप में 0 आ गया, लिखेंगे हेयर रिमाइंडर इज इक्वल टू 0। देयरफॉर HCF ऑफ 135, 225 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा जी 45। यही है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। मतलब करना क्या है भाई, 2 नंबर मिलेगा, छोटे वाले को B, बड़े वाले को A मान लेना है। अब आप सोच रहे होंगे सर ये ज़रूरी है क्या हर क्वेश्चन में बनाना है? तो भाई साहब ऐसा है कि ज़रूरी नहीं है। अगर आप इतने तेज़ हैं, आपका माइंड इतना तेज़ काम करता है कि इसको बिना देखे आप ये लिख सकते हैं। कोई जरूरी नहीं कि 3 ही स्टेप में जाएगा, कई क्वेश्चन में कई स्टेप में जा सकता है। तो बिना देखे इसको अगर ये लेमा वाला स्टेप लगातार आप लिख सकते हैं और तब तक लिख सकते हैं जब तक रिमाइंडर 0 ना आए, तो बहुत अच्छी बात है। इसको मत लिखिएगा, इसको डायरेक्ट लिखिएगा, HCF आ जाएगा। लेकिन समस्या यहाँ है कि अगर ये नहीं लिखिएगा तो ये पहली बार लिखने में तो समस्या होती है। हमको तो ऐसे भी आता है, हम ऐसे भी लिख सकते थे, कोई समस्या नहीं है। लेकिन आप चूँकि पहली बार अगर पढ़ रहे हैं तो आपको ये ज़रूरी है। तो अगर आप जब फिर तो आप सोच रहे होंगे सर एग्जाम में लिखेंगे तो नंबर नहीं ना कट जाएगा, तो भाई साहब ऐसा कुछ नहीं है। आप बुक में देख लीजिएगा, बुक भी ऐसे ही करके लिखता है ना। तो ये करके ऐसे लिखिए, कोई समस्या नहीं है। इसको देख के स्टेप मतलब करना कुछ नहीं है। डिवीजन मेथड से जो HCF आता है उसी मेथड का इस्तेमाल करके बार बार डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर का इस्तेमाल करना है, तब तक जब तक रिमाइंडर 0 ना आ जाए। और उस वक्त जब 0 आता है तो HCF का वैल्यू वही हो जाता है जो उसका डिवाइजर होता है। और कितना डिवाइजर था भाई हमारे पास 45, तो इसका HCF कितना हो गया 45। ये है आपका यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का एक एग्जाम्पल। आपके बुक में 2 क्वेश्चन और दिया होगा, ठीक है। 1.1 में 2 क्वेश्चन और होगा, उसको आप बना सकते हैं, ठीक है। तो उसको आप बना लीजिएगा, ट्राई करिएगा। फिर आपको बताते हैं लेमा के इस्तेमाल से बनने वाला क्वेश्चन, यानी 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। चलिए इसको राइट डाउन करिए। तो पहले चलिए देखिए, आपका ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है सो डैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5 वेयर q इज एनी इंटीजर। मतलब दुनिया में जितने भी ऑड इंटीजर होते हैं उसको इन तीनों में से किसी एक फॉर्म में जरूर लिखा जा सकता है, 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5 की तरह। आ गया ना वर्ड यहाँ पे, सो डैट। देखते ही मार्क कर गए भाई कैसे बनाना है इसको, यूक्लिड डिवीजन लेमा से। तरीका जो है सब में एक ही है, जो पिछले तरीके में आपको सिखाए थे। क्या सिखाए थे, प्रूफ देखिएगा इसका। हमने बताया था आपको कि भाई ये ऑड होगा इवन होगा कब होगा, जब कोई नंबर मिलेगा तब ना प्रूफ करके दिखाएंगे कि इसकी तरह होगा। तो कोई मान लीजिए नंबर, हर बार n ही मानते हैं, लेट n बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। बुक में देखिएगा ना तो भाई कहीं आर्बिट्ररी वर्ड का इस्तेमाल करता है, कोई समस्या मतलब लिखता है कि n बी एनी आर्बिट्ररी पॉजिटिव इंटीजर, कोई दिक्कत नहीं है, आर्बिट्ररी हो या ऐसे हो, लेट n बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। चलिए अब देखिए, अच्छा ये जो n है इसी n को ऑड दिखाते वक्त इसकी तरह उसकी तरह दिखाना है। डेट मीन्स क्या करना है, इसी n को एक बार हमें 6q + 1 लाना है, इसी को एक बार हमको 6q + 3 भी लाना है और इसी n को एक बार 6q + 5 लाना है, तब ऑड होगा। चलिए मान लीजिए कि ये ऑड है, 1 मिनट के लिए मान लेते हैं ये ऑड है। अगर ये ऑड है तो उस कंडीशन में ये डिविडेंड है, ये डिवाइजर है, ये क्वोशिएंट है, ये रिमाइंडर है। तो भाई साहब इसका मतलब है डिविडेंड तो हम लिख ही चुके हैं n, यानी डिवाइड किससे करना है इस बार। जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने आपको दिखाया था
कि इवन दिखाते वक्त 2q चाहिए यानी n इजकल टू 2q, ऑड चाहिए यानी n इजकल टू 2q प्लस 1। तो भाई यहाँ पे हमको दिखाना है अगर n इजकल टू 6q प्लस 1 यानी यहाँ पे डिवाइजर जो है वो क्या है 6 है, क्वोशेंट क्या है q है, तीनों में q ही है, यानी हो गया क्लियर। क्या लिखेंगे ऑन डिवाइडिंग n by 6 let q be the quotient and r be the remainder। q क्वोशेंट है और r क्या है जी, रिमाइंडर है। देयरफॉर बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा वी हैव, लगाइए यूक्लिड डिवीजन लेमा, क्या होगा n इजिकल टू 6q प्लस r, वेयर कंडीशन होगा 0 इज लेस देन इजिकल टू r इज लेस देन डिवाइजर, और हियर डिवाइजर इज 6, दैट मीन्स यू हैव टू राइट हियर 6। अब देखिएगा n इजिकल टू 6q प्लस r, वेयर आपको पता है जब किसी नंबर को 6 से डिवाइड करते हैं रिमाइंडर क्या क्या आ सकता है, तो 0 से लेके उस डिवाइजर के एक पहले तक, 0 से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5, है ना, यानी r इतना हो सकता है। पिछले क्वेश्चन में 2 ही रिमाइंडर था 0 और 1, तो केस 1 केस 2 बनाए थे भाई, यहाँ पे 6 रिमाइंडर है देख लीजिएगा, तो केस 1 केस 2 केस 3 केस 4 केस 5 केस 6 बनाइए क्या, नहीं। यही तो फ़ायदा है, जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन होते हैं ना उसमें क्वेश्चन के अनुसार आप लिखने का तरीका बदल सकते हैं, यहाँ पे आप केस नहीं बनाएंगे, एक एक करके सारे वैल्यू को एक ही बार में हॉरिजॉन्टली रख देंगे, डेट मीन्स n इजकल टू जहाँ r है वहाँ एक बार 0 रखिए तो 6q हो गया, जहाँ r है वहाँ पे 1 रखिए तो देखिए तो 6q प्लस 1 हो गया जी, जहाँ r है वहाँ 2 रखिए तो और 6q प्लस 2 हो जाएगा, ऐसे ही 6q प्लस 3 हो जाएगा, ऐसे ही 6q प्लस 4 हो जाएगा, और ऐसे ही 6q प्लस 5 हो जाएगा। अब थोड़ा समझिएगा 6q, अच्छा n की जगह पे अगर 6q है तो n इजिकल टू इसको हम 3 इंटू 2q कह सकते हैं क्या, या यूँ समझिए कि इसको हम 2 इंटू 3q कह सकते हैं क्या, दोनों में कोई बात नहीं। यहाँ समझिए 2q अगर है तो 2q इवन नंबर होता है, प्रूव कर चुके हैं हम, और 2q अगर इवन है तो इवन में किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा इवन आता है, डैट मीन्स ये इवन नंबर है। कौन, n इजकल टू 6q एक इवन नंबर है। अगर 2 इंटू 3q समझते हैं 6q को तब भी वही बात है, q कोई नंबर है, कोई इंटीजर है, किसी इंटीजर में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कोई इंटीजर आएगा, और उसमें एक 2 है, दुनिया के किसी भी नंबर में एक फैक्टर अगर 2 है ना तो वो इवन होता है, ये आप क्लियरली याद रखिएगा, डैट मीन्स ये इवन है। और अगर 6q इवन है तो ये 6q प्लस, अरे इवन के बाद आने वाला ऑड होता है, फिर उसके बाद आने वाला इवन होता है, तो ये 6q के बाद आने वाला ऑड, तो फिर ये इवन, फिर ये ऑड, फिर ये इवन, डैट मीन्स अब ना आपको सिर्फ अपने लिए समझना है कि भाई ये 6q इवन है तो ये भी इवन है, ये भी इवन है, दूसरे के लिए नहीं समझना है। दूसरे के लिए तो बस जानते हैं क्या करना है, इतना ही लिख देना है क्लियरली 6q और 6q प्लस 2 और 6q प्लस 4 आर इवन इंटीजर्स। क्या हो गए, ये सभी के सभी क्या हो गए जी, इवन इंटीजर्स हो गए। और जब ये सभी इवन हो गए ना तीनों, तो बाकी बचा हुआ क्या हो गया भाई, ऑड हो गया। हैंस, और फिर हैंस के बाद जो तरीका सिखाए थे क्या लिखते हैं, हैंस, और हैंस के बाद सो डैट हटा दीजिए, लिखेंगे क्या चीज़, एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q प्लस 1 और 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 पर q इज एनी इंटीजर। प्रूफ हो गया, समझ में आ गया है, अच्छे से समझ में आया होगा आई थिंक। इस क्वेश्चन को एक और तरीके से पूछा जाता है, एग्जाम्पल नंबर 2, एक्सरसाइज 1.1 का एग्जाम्पल नंबर 2 देखिएगा, कहता है सो डैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म। अब इस बार पता है यार 6q ना करके क्या कह देता है, कहता है कि दिखाइएगा कि वो किस फॉर्म में है, पहले इसको आप राइट डाउन करिए, ठीक है, फिर उसके बाद चलिए यहाँ समझाई देते हैं, फिर उसके बाद आप लोग राइट डाउन कर लीजिएगा। 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3 कहता है दिखाइएगा ऑड इंटीजर इस फॉर्म में होते हैं, 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3 के फॉर्म में। कोई बात नहीं, डरना नहीं है, ऐसे ही बनता है सेम टू सेम। अब देखिए यहाँ पे
डिवाइडर काम कौन करने लगा भाई, 4 करने लगा। तो पता है यहाँ पे n कोई पॉजिटिव इंटीजर मान लीजिएगा, 6 से डिवाइड कर लीजिएगा, क्वोशेंट और रिमाइंडर यही मान लीजिएगा। इस बार पता है यहाँ क्या कर दीजिएगा, एक्स्ट्रा 6 के बदले में क्या रख दीजिएगा, 4 रख दीजिएगा। 4 रखिएगा तो रिमाइंडर कहाँ तक आएगा, 3 तक, यानी r का वैल्यू क्या क्या आएगा, 0 1 2 3, यही ना आएगा, 4 वैल्यू। अच्छा यहाँ 6 क्यों नहीं होगा, क्या चीज़ है भाई हमारे पास, 4 है, 4q प्लस r होगा ना, 4 से डिवाइड कर रहे हैं तो। और अगर यहाँ देखिए, अगर 4q n इजिकल टू 4q प्लस r है और r की जगह पे क्या पुट कर रहे हैं हम, 0 1 2 3, तो n का वैल्यू क्या क्या हो सकता है, 4q हो सकता है, 4q प्लस 1 हो सकता है, 4q प्लस 2 हो सकता है और 4q प्लस 3 हो सकता है। अब इसमें देखिए ये 4q जो है इसमें 2 है, तो जाहिर सी बात है ये इवन है। तो जैसे यहाँ लिखे था ना क्लियरली ये तीनों इवन है, वैसे ही लिख देंगे कि ये और ये दोनों इवन है। इसमें भी 4q में इवन है तो इवन के बाद ऑड, फिर ऑड के बाद इवन, तो ये दोनों इवन है, तो बाकी ये दोनों जो बचा वो क्या हो जाएगा जी, ऑड हो जाएगा। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन भी बन जाएगा। मतलब ऑड इंटीजर्स किस फॉर्म में होते हैं, इस तरह का 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। एक ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, और एक है आपका एग्जाम्पल नंबर 2 उसी एक्सरसाइज का, एक्सरसाइज 1.1 का। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जब मिलेंगे तो क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे। थ्योरी इसमें कुछ बचा नहीं है, तो एक्सरसाइज 1.1 भी पढ़ लेंगे हम लोग उस दिन आसानी से, और फिर हम लोग थोड़ा सा 1.2 भी पढ़ेंगे। आई होप आपको पढ़ाई अच्छे से समझ में आई होगी, और अगर पढ़ाई अच्छे से समझ में आई है तो आपका भी कर्तव्य बनता है कि आप इस वीडियो को थोड़ा सा शेयर कर दीजिए, ठीक है। सब्सक्राइब अगर कर लिए हों, आई थिंक होप ये है कि आप कर ही लिए होंगे। सब्सक्राइब अगर नहीं किए हैं अभी तक तो कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए और थोड़ा सा शेयर करिए, क्योंकि जो लोग पढ़ाई से वंचित हैं, किसी तरीके से परेशान हैं, नेटवर्क की समस्या है, इकोनॉमिकली वीक हैं, या कुछ ऐसा प्रॉब्लम है जिस कारण से वो नहीं जुड़ पा रहे हैं, क्योंकि मैंने बताया था ना कि सो मस्ट गो ऑन, ज़िंदगी रुकने वाली नहीं है, आगे बढ़ती रहेगी, आगे चलती रहेगी। समस्याएं हैं, कोरोना चल रहा है, लेकिन पढ़ाई तो करनी है ना जी, आगे बढ़ना है ना, लाइफ में कुछ ना कुछ करना है ना, तो इसके लिए पढ़ाई होनी चाहिए, पढ़ाई में कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। रही बात अगर कहीं कोई समस्या है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा, मेरा नंबर है, वहाँ से आप हमको व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, या कमेंट कर दीजिए वीडियो में, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद।